राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये वही जगह है जहां पर 180 मिनट तक बुलडोजर चलता रहा और उसको लेकर तमाम तरह के सवाल इस देश में खड़े होते रहे। राहुल गांधी की ओर से संविधान के मूल्यों के खिलाफ इसे बताया गया है, तो वहीं बीजेपी सरकार कह रही है कि दरअसल कानून संबद्ध ये कार्रवाई हुई है। इन सबके बीच आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद जब यहां पर बुलडोजर चलता रहा तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि बार बार एमसीडी की ओर से यही कहा जा रहा है कि दरअसल बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रखा हुआ था। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको बताते चले, आगे तक अगर आप देखेंगे तो आगे का जितना भी हिस्सा था जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था वहां पर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि सीधे थोड़ा सा आगे जाने पर आपको एक मस्जिद दिखाई देगी। मस्जिद के आगे जो चबूतरा बना हुआ था उसको अवैध अतिक्रमण बताते हुए उस चबूतरे को तोड़ दिया गया और उसी से कुछ कदम आगे मंदिर था, वहां तक जब बुलडोजर पहुंचा तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था और वहां की कार्रवाई को, अवैध अतिक्रमण को रोक दिया गया, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल यहां पर हैं। एक बार पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आपको बताते चले, स्थिति चूंकि संवेदनशील यहां पर बनी हुई है। 16 अप्रैल को जिस तरह के दंगे जहांगीरपुरी में भड़के हुए थे, उसके बाद स्थिति दोबारा से खराब नहीं हो जाए उसके मद्देनजर यहां पर कड़ी कार्रवाई के तहत सभी को न सिर्फ निर्देशित किया गया है बल्कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। 5 ऐसे आरोपी हैं दिल्ली दंगों के जिनके खिलाफ रासुका के तहत अब केस चलेगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों के घरों के आगे बुलडोजर चलाए गए हैं, क्या दिल्ली दंगों का आरोपी भी उसमें शामिल है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, लेकिन जिन 25 लोगों की हुई है गिरफ्तारी उनके खिलाफ अब तक ये बुलडोजर नहीं चले हैं। तो आगे आने वाले वक्त में क्या ये माना जा सकता है कि सरकार की ओर से उनके घरों पर भी चलाया जाएगा बुलडोजर? सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल क्या आदेशित किया जाता है, क्योंकि कल 11:15 बजे तक के लिए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि अगर कोई करता है अवैध अतिक्रमण और उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है तो फिर इस देश में राजनीति भी इस मुद्दे पर क्यों हो जाती है शुरू? इर्द गिर्द इन्हीं सवालों के दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। गौर से देखिए, ये देश के किसी और शहर की तस्वीर नहीं बल्कि ये राजधानी दिल्ली है और यहाँ भी यूपी, एमपी और गुजरात की तरह अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर चल रहा है। सुबह से ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर तनाव और सस्पेंस का माहौल था, लेकिन सबको जवाब देते हुए 9 बुलडोजर धड़ाधड़ अपनी ताकत की नुमाइश करने लगे। करीब 180 मिनट तक अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एमसीडी के आदेश का पालन करते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी होती है। कुछ प्रतिक्रिया वहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई तो कुछ ने परोक्ष रूप से सियासी गलियों में अपना रिएक्शन दिया। घर का अंदर सो रहा था, ये तोड़ ताड़ के चला गया। घबराहट हो रहा है, सब पुलिस वाला आ गया, मेरे को डर लग गया। अचानक आए और किसी के घर में बच्चे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए या कुछ, इसके जिम्मेवार कौन है? सिर्फ दंगों को वजह से बुलडोजर चला है यहाँ। हमें बोला भी नहीं है, सामान हटाने के लिए कुछ भी नहीं बोला। आपको कोई नोटिस मिला? नहीं, कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया पहले से। हालांकि जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर करीब 3 घंटे बाद रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी, लेकिन तब तक 12 से ज्यादा अवैध निर्माण को ढाया जा चुका था। एक्शन नॉर्थ एमसीडी की ओर से हुआ था, जिस पर बीजेपी का कब्जा है। लिहाजा राजधानी में पहली जंग, राजनीतिक जंग बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी। धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेकर जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। दिल्ली के लिहाज से यह मंजर बेहद अप्रत्याशित था, लिहाजा सियासी खींचतान का दायरा भी बढ़ा। अखिल भारतीय स्तर पर सरकार बनाम विपक्ष का मामला ज्यादा दिखने लगा। कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन नहीं, क्राइम और करतूत
महत्वपूर्ण है और जो क्राइम और करतूत इस तरह की कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी उस जगह पे दंगे हुए थे, ये कौन सी टाइमिंग है? क्या हमने हीलिंग के लिए पर्याप्त प्रयास किए? क्या अनुसंधान मुकम्मल अंजाम तक पहुंच गया? इस बीच में आप ये बुलडोजर की कथा पटकथा लेके आ गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस देश में अब किस तरह की रवायतों को आप जानते हैं। बीजेपी कानून को अपने हाथ में लेकर अपने क्या कहेंगे संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा को, सेलेक्टिव पोलराइजेशन के एजेंडा को हमारे देश के ऊपर थोपने का प्रयास जो कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लिया है। राहुल गांधी ने भी बुलडोजर वाले एक्शन पर सरकार की घेराबंदी की। लिखा कि ये देश के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है, ये गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक राज्य प्रायोजित हमला है। इसके बदले बीजेपी अपने दिलों में नफरत पर बुलडोजर चलाए। हालांकि एमसीडी और पुलिस के एक्शन पर भी सवाल कई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई रोकने का मौखिक आदेश था तो पालन क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार क्यों नहीं किया गया? लोगों की माने तो उन्हें पहले से कोई जानकारी या नोटिस क्यों नहीं दिया गया? हालांकि पुलिस बार बार ये कह रही है कि बुलडोजर वाला एक्शन 16 अप्रैल की हिंसा का रिएक्शन नहीं है। अरविंद ओझा, अंजना ओम कश्यप, अर्पिता आर्या के साथ शुभंकर मिश्रा, दिल्ली आज तक। बुलडोजर का एक्शन अगर 16 तारीख को हुई हिंसा का रिएक्शन नहीं है तो फिर क्या है? आज की तारीख ही क्यों चुनी गई? सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने के बावजूद आखिर क्यों ये कार्रवाई जारी रही? लेकिन इन सब के बीच अगर अवैध अतिक्रमण होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? इस पूरे मामले में अलग तरह की पॉलिटिक्स राजधानी दिल्ली में क्यों जारी है? कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ हैं। विष्णु जैन, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व DGP हैं आप उत्तर प्रदेश के। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जहांगीरपुरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। पीछे वो तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर यहां पर चलाए गए और अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उसके पहले हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके पास कोई अहम जानकारी है। हिमांशु, अभी तो फिलहाल यहाँ पर यथास्थिति कायम है, बुलडोजर नहीं चल रहे हैं, लेकिन तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही परिंदा भी पर नहीं मार सके, सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। और किस तरह की जानकारी देंगे हिमांशु आप हमें? देखिए, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो कुछ भी आज ये अतिक्रमण हटाने के लिए हुआ, इसमें उनका रोल सेकेंडरी होता है। उनका काम है सिक्योरिटी प्रदान करना, क्योंकि ये सिविक एजेंसी MCD का काम है। लेकिन इसके साथ साथ जो माहौल पैदा हुआ, क्योंकि पुलिस लगातार अमन कमेटी के साथ मिलकर के, आम लोगों के साथ मिलकर के इस पूरे इलाके को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। और साथ ही साथ जो आरोपी थे उस मामले में 23 गिरफ्तारियां और 3 जुवेनाइल जो हैं उन्हें अप्रीहेंड भी किया था और केस आगे बढ़ रहा था। पुलिस कह रही है कि जो ये पूरा कुछ हुआ उसमें वो सिक्योरिटी प्रदान कर रहे थे। और अब पुलिस ने क्या किया है आपको हम दिखाते हैं। इस पूरे इलाके को पहले ही अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया था। आप जैसे देखिए, ये इलाका जहां से शुरू हुआ था उपद्रव, उस इलाके को सेक्टर 1 में बांटा गया और यहां पर जो सिक्योरिटी थी वो आज सिक्योरिटी चित्रा पहले दिन से ज्यादा बढ़ा दी गई है। और अंदर गलियों में जिस तरीके की मूवमेंट पहले नजर आ रही थी वो भी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि जो दुकानें तोड़ी गई हैं, जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं और आगे का जो मतलब दुकानें जो आगे एक्सटेंशन था लोगों का, वो जो तोड़ा गया है, उसको लेकर के कहीं किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया ना हो, इसके लिए पुलिस अब लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार जो प्रक्रिया पहले चल रही थी इन्वेस्टिगेशन की अलग, और साथ ही साथ अमन कमेटी के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। जी चित्रा, लगातार बातचीत जारी है, लेकिन इन सब के बीच हालात यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। कल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया हिमांशु मिश्रा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब संबित पात्रा जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया था उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, लेकिन एक बड़ा संदेश ये जा रहा है कि बीजेपी की सरकार चुन चुन कर एक खास वर्ग को निशाना बना रही है। और राहुल गांधी की ओर से ट्वीट करते हुए हमला किया गया है कि दरअसल संवैधानिक मूल्यों को बुलडोज कर रही है ये सरकार। क्या होगा इस पर जवाब आपका, संबित पात्रा जी? देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।
कि उत्तर स्वयं आपने अपने एक वाक्य में और एक शब्द में दिया है। आपने कहा अतिक्रमण के ऊपर आज बुलडोजर चला है। तो अतिक्रमण, जिसने कानून का अतिक्रमण किया, प्रावधान है हमारे संविधान में कि उसके ऊपर बुलडोजर चले, उस अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए, तो कानून का कार्यवाही हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक राहुल गांधी इत्यादि 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 का सवाल जवाब है, जो हम सवालों के घेरे में खड़े हैं। चित्रा जी, विडंबना है इस देश की। इस देश में भारतीय जनता पार्टी तब भी सवालों के घेरे में खड़ी थी जब अनुच्छेद 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। हम तब भी सवालों के घेरे में खड़े थे जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया। हम तब भी सवालों के घेरे में खड़े थे जब याकूब मेमन को फांसी हो रहा था। उस समय राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग कह रहे थे ही वॉज हैंग्ड बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। हम तब भी सवालों के घेरे में खड़े थे जिस समय बुरहान वानी को हमारे जो आर्मी के लोगों ने मार गिराया क्योंकि वो आतंकवादी था। उस समय भी उसे कहा जा रहा था नहीं, ये तो अतिक्रमण नहीं कर रहा था, ये तो हेडमास्टर का बेचारा अच्छा सा बच्चा था। हम तब भी सवालों के घेरे में थे जब पत्थरबाजों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा था और हम पत्थरबाजों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे। तब ये राहुल गांधी कह रहे थे ये तो भटके हुए बच्चे हैं। हम तब भी सवालों के घेरे में थे जब अफजल गुरु के ऊपर हम उसे निंदा कर रहे थे। तब राहुल गांधी कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है? राहुल गांधी तो खुद एक अतिक्रमण है कांग्रेस के ऊपर। आज कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है कि कोई तो बुलडोज करो इस राहुल गांधी को, तब जाके कांग्रेस का कुछ भला होगा। तो ये राहुल गांधी के सवाल हमसे मत पूछिए। ठीक है, सीधे आपके पास आते हुए अभय दुबे जी, अगर कहीं पर अतिक्रमण होगा और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आज नहीं तो कल होनी ही है, और होनी क्यों नहीं चाहिए, तो ये फिर संवैधानिक मूल्यों का, संविधान का अतिक्रमण और उसको बुलडोज करना कैसे हो गया? यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई है, तो फिर आप लोग इस तरह के सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? संबित पात्रा ने जो आरोप लगाए हैं, जवाब दीजिए उस पर आप। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये कानून व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का प्रतीक है। कहां है प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब? हिंदुस्तान के 10 प्रदेशों में दंगे की आग भड़क चुकी है। आपने देखा हिंदू अस्मिता की बात कर रहे हैं, अरे सवाल इन पर आज भी खड़ा होगा जब गणेश कुमार गुप्ता की दुकान तुम तोड़कर गिरा दोगे गफूर के साथ साथ। संबित पात्रा, आपने हिंदू अस्मिता के नाम पर हिंदुस्तान का वोट लिया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी मनोज तिवारी साहब कह रहे थे ये रोहिंग्या घुस आए हैं, इनको बाहर करना। अमित शाह साहब 5 साल से कह रहे हैं कि रोहिंग्या को बाहर करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। चित्रा जी, ये फरवरी 2022 में अमित शाह साहब लोकसभा में कह रहे हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का हमारे पास तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है, ना हम उसको लागू करेंगे। ये कह रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, जो विश्व भर में सताए हुए हिंदू हैं, उनको नागरिकता देंगे। आज 1 जनवरी 2020 से ये नोटिफिकेशन आ गया। ये कहते हमने रूल नोटिफाई नहीं किए। 10,000 से अधिक लोगों ने 88 देशों के नागरिकता के लिए अप्लाई किया। मुझे बताइए ना, उस संगीता का क्या? आज अवैध अतिक्रमण पर आपसे सवाल पूछा है, उसका क्या है जवाब? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई है कार्रवाई, ये संवैधानिक मूल्यों का, संविधान का हनन कैसे हो गया? जल्दी से सर। ये अवैध अतिक्रमण नाम की सरकार है। मुझे बताइए क्या किस बात पर स्टे दिया सर्वोच्च अदालत ने? युक्त सुनवाई का अवसर दिया? क्या दोष था उस गणेश कुमार गुप्ता का? वो तो सारे दस्तावेज बता रहा था। संबित पात्रा, रोजगार दे नहीं सकते, करोड़ों युवाओं के रोजगार तुमने पहले ही अपनी छीन लिए और अब लोगों को दरबदर करना चाहते हो बुलडोजर चलाकर। ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ये दंगे रोक नहीं पाए। आप जानती हैं फरवरी 2020 में जब दंगा हुआ दिल्ली में, तब एसिड अटैक तक हुए, बर्बरता से एसिड अटैक हुए और कई लोग उसमें घायल हो गए। 755 केस थे जिसमें 62 हीनियस थे। कहां गए संबित पात्रा जी? आज कहां है बताइए ना। आज ना प्रधानमंत्री जवाब देते, ना वो अमित शाह बार साहब। गणेश गुप्ता का हवाला देकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर तो वो कागज दिखा रहे थे, लेकिन कागज देखने तक की जहमत किसी ने नहीं उठाई। अच्छी खासी दुकान बुलडोज कर दी गई, वो आदमी सड़क पर बैठा हुआ है। कम से कम एक नोटिस तो पकड़ा देते, उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। इस तरह की कार्रवाई की गई है आप लोगों की ओर से। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ इसका। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। वो दुकान बिल्कुल मेरे सामने ही है और वो शख्स भी बैठे हुए हैं वहां पर। संबित पात्रा जी,
ठीक है, इन्होंने आरोप उनको जवाब देने दीजिए। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जरा शांत हो जाएं तो मैं बताऊंगा। को इन्होंने टिकट दिया, पुरानवादी अरे आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, कट कट के आवाज आ रही है, आधी चीज तो समझ में नहीं आ रही है। पहले वो लाइन ठीक है, अब बुरहान वानी पर नहीं जाते हुए जरा रहते हैं अवैध अतिक्रमण पर। एक बार जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। एक बार जरा यहीं पर रहते हैं, जहांगीरपुरी पर रहते हैं, जिस टॉपिक पर डिबेट है। ठीक है, मैं आ रही हूँ अभय दुबे जी, अब मैं आ रही हूँ आपके पास। जवाब तो उन्हीं से लेंगे ना, सरकार का जवाब तो एक ही व्यक्ति देगा। जवाब ले लेते हैं, फिर आप बोलिएगा आगे। प्लीज 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 अभय दुबे जी। गणेश गुप्ता पर आप जवाब दीजिए। समित पात्रा जी, नोटिस तो पकड़ाया होता पहले, वो आदमी सड़क पर बैठा हुआ है अभी। ठीक है चित्रा जी, देखिए अवैध अतिक्रमण जब होता है तो उसको तोड़ने का अधिकार बिना नोटिस दिए भी एमसीडी के पास और जो वैदिक संस्थान है उनके पास होती है। आप विक्रम जी से पूछिएगा, वो बताएंगे। तो ये नहीं होता है कि मैं गलती करूंगा तो आप नोटिस दीजिएगा, उसके बाद ही तोड़ने आइएगा। और अगर गणेश जी के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी हुई है तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट है, कोर्ट उसकी चिंता करेगा। हम गणेश जी के विषय में भी चिंता करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर चित्रा जी, एक आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं मेन विषय गणेश जी नहीं है, मेन विषय यहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या। आप बताइए किस और देश में जो घुसपैठिए हैं। चित्रा जी, आप तो खुद वहां खड़ी हैं, आप इंटरव्यू वहां की महिलाओं की, आप वहां के लोगों की इंटरव्यू में आप देख रही है, उनके एक्सेंट को देखिए, आप खुद जान जाएंगे कि इनमें से अधिकांश लोग बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी होने के बावजूद हम लोगों ने इन लोगों को ये अतिक्रमण करने का ये परमिशन दिया हुआ है। ये घुस के अतिक्रमण करके हमारे देश में बैठ रहे हैं, ऊपर से हमारे भगवान राम और भगवान हनुमान के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और अगर बुलडोजर चलता है उनके अतिक्रमण के ऊपर तो छाती पीट करके लोग हमारे देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यान के साथ खड़े हो जाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हर बार आतंकवादियों के साथ, पत्थरबाजों के साथ ये कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी इत्यादि जो बार बार खड़ी होती है, उसका नतीजा हमने देखा है कि इन लोगों को बल मिला है। एक डेटरेंट एक्शन होना बहुत आवश्यक है और ये डेटरेंट एक्शन कहीं ना कहीं इन लोगों को इस प्रकार की गतिविधियां और अतिक्रमण से आगे रोकेगा। संजीव झा जी, मैं आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी से भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसके पहले वारिस पठान साहब, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से आप लोग क्यों देखते हैं? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जहांगीरपुरी में चुन चुनकर सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पहला बुलडोजर रमन झा नाम के उस व्यक्ति पर चला है जिसकी यहां पर पान की दुकान थी। लेकिन आप लोग हर मामले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखकर क्या माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करते? बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुद्दा कोई भी हो, अवैध अतिक्रमण भी हटेगा तो उसमें भी मुस्लिम करने के लिए चले आएंगे। वारिस पठान साहब, देखिए चित्रा जी, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुमको तरस नहीं आता सारी बस्तियां उजाड़ने में। आज जो कुछ भी दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुआ, ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। संविधान का कत्ल किया गया, बिना नोटिस दिए घरों को बुलडोजर से उजाड़ दिया गया। तो हमारा देश कायदे कानून पे चलेगा, बीजेपी की धांधली पे चलेगा, संविधान पे चलेगा। बात नंबर 2, बिना परमिशन के शोभा यात्रा निकालो तुम, डंडे तलवार पिस्तौल लेके निकलो तुम, मस्जिदों के बाहर जाके प्रोवोकेटिव नारे लगाओ तुम, झंडा लहराने की कोशिश करो तुम, और उसके बाद बुलडोजर चले मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों की मस्जिद पर। तो ये कैसा लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? संविधान में तो इक्वलिटी की बात की गई है। और यह संबित पात्रा में और एक बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद भी डिमोलिशन ड्राइव चालू रहा। ये किसने चालू रखाया था? मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट उन तमाम के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट निकाले, इंक्लूडिंग द ऑफिसर जो इन्वॉल्व थे उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट निकलना चाहिए। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी किस तरह से डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा। बात नंबर 3, क्या 16 अप्रैल के बाद ही पता चला कि ये सारी झुग्गी झोपड़ियां या जो भी अवैध निर्माण था 16 अप्रैल के पहले नहीं पता था क्या? बरसों से, सालों से वहां पर लोग रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या सरकार को जब नहीं पता था? ये रिवेंज पॉलिटिक्स है। ये भाजपा ने बता दिया, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में उसको हम मिला देंगे, इसी तरह से बुलडोजर चला देंगे, हम कायदे कानून से डरते नहीं। ये अपीसमेंट किया, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का भाजपा का पोलराइजेशन दिखा दिया।
और पकड़ ये रमन झा, ये गणेश गुप्ता, ये लोग भाजपा से टकराने गए थे क्या? नहीं, मैंने आपको ये जो हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स है, एक सेकंड बारिश पठान साहब, ये जो हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स है, मैं उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। यहाँ पर तो कार्रवाई सबके खिलाफ की गई है, ऐसा तो है नहीं कि चुन चुन कर लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है और फिर कार्रवाई की गई है। तो फिर ये बार बार मुस्लिम पॉलिटिक्स के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश क्यों की जाती है? आप लोग बड़े बड़े नेता हैं, आपको अंदाजा है आप जो बोलेंगे उसका कितना असर होगा? वारिस पठान जी, आपको नहीं दिख रहा है रमन झा नाम का व्यक्ति? आपको नहीं नजर आ रहा है गणेश गुप्ता नाम का व्यक्ति? कर दिया है भाजपा ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप मस्जिद के पास गए, मस्जिद के बाहर के जितनी भी अवैध निर्माण था उसको तोड़ दिया। वहीं पर जब बुलडोजर मंदिर के पास गया, वहां रोका लोगों ने कि नहीं, मंदिर को आप नहीं हाथ लगा सकते। बुलडोजर वहां से चला गया, मंदिर को हाथ भी नहीं लगाया। चित्रा जी, मैं नहीं बोलता, मैं तो मौजूद नहीं था। आप हो वहां पर, देखिए वीडियो चल रहे हैं लोगों के, टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है, बाइट सारी है लोगों की, मंदिर को हाथ नहीं लगाया। और ये हुआ किस लिए? संबित पात्रा, मुझे जवाब दो, क्या ये 16 अप्रैल के बाद ही इलीगल बना? संजीव झा जी, विष्णु जैन जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन संबित पात्रा जी, आपकी मंशा को लेकर तो सवाल पूछे जाएंगे ना सर। अगर मस्जिद के बाहर अवैध चबूतरा बना हुआ है, अवैध गेट लगाए गए हैं, उसको अगर तोड़ दिया जाएगा और मंदिर के बाहर जाते जाते वही बुलडोजर रुक जाएगा, तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि आपका भी जो चश्मा है वो हिंदुओं को अलग और मुस्लिमों को अलग नजर से देखता है। अगर मस्जिद के बाहर चबूतरा और गेट तोड़े गए, हालांकि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, उसके आगे का जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था, वैसा ही हिस्सा मंदिर के बाहर भी है, उसको क्यों छोड़ दिया गया? संबित पात्रा जी, नहीं, आप सवाल पूछिए, हम तो हैं ही जवाब देने के लिए, शांति प्रिय लोग हैं हम लोग, हम शांति से जवाब देंगे। देखिए चित्रा जी, मैं तो अभी आप ही के चैनल का रिपोर्ट देख रहा था कि मस्जिद के बाहर का जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने के पश्चात जो बुलडोजर मंदिर की तरफ जा रही थी, तभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की प्रति के साथ वहां पर अफसरान पहुंच गए और इस कारण से बुलडोजर रुक गया, किंतु लिस्ट में तो मंदिर का नाम भी था। चित्रा जी, इस देश में मंदिर के ऊपर इतना हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम मंदिरों को छोड़ रहे हैं और मस्जिदों के ऊपर हमला कर रहे हैं। चित्रा जी, आप अभी वहां से जब रिपोर्टिंग खत्म करके आइएगा, हर सड़क पे एक मजार बना हुआ है, सड़क के बीच में, सीपी कनॉट प्लेस जैसे जगह के बिल्कुल बीच में, सड़क के बीच में मस्जिद बना हुआ है। रेलवे स्टेशन में जाइए, बिल्कुल जहां से ट्रेन जाएगी, मतलब पता नहीं ट्रेन भी कैसे जाती है, ऐसे वैसे करके वो बीच में एकदम बिल्कुल मजार खड़ा होगा। कहां मजार नहीं है? किसने तोड़ दिया इनकी मस्जिदों को? किसने तोड़ दिया इनके मजारों को? परमिशन? अरे आप शुक्रवार को होने, अभी कल शुक्रवार है ना, शुक्रवार को देखिएगा, आपके ऑफिस के सामने रोड बंद हो जाएगा और सब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। कौन सा परमिशन? अरे भैया, मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या, ये अतिक्रमण क्यों कर? देखिए इनके डीएनए में अतिक्रमण है। देखिए मैं बोल रहा हूं तो फिर बीच में अतिक्रमण शुरू हो गया। आप शांति से मुझे बोलने दीजिए, मैं अच्छी बातें कर रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। देखिए चित्रा जी, परमिशन आप शुक्रवार के दिन देखिएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह है ये किस प्रकार से बिना परमिशन के नमाज पढ़ते हैं। 5 बार ये आजान करते हैं बिना परमिशन के, हर जगह ये माइक लगा करके जिस तरह से करते हैं वो सब आज विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कौन सा परमिशन ले रहे हैं? कौन से परमिशन? मतलब परमिशन अगर किसी ने नहीं लिया तो आप पत्थर बरसाओगे, आप पेट्रोल बम बरसा दोगे और उसको जस्टिफाई करोगे। चित्रा जी, मैं अंत में एक बात कह रहा हूं, समाप्त करूंगा 10 सेकंड में। चित्रा जी, आप मुझे बताइए, ये जो लोग विक्टिम बने हुए हैं, ये किस देश में खुश है? ये इंडिया में विक्टिम है, यहां खुश नहीं है, ये अमेरिका में खुश नहीं है, ये फ्रांस में खुश नहीं है, ये जापान में खुश नहीं है, ये इटली में खुश नहीं है, स्वीडन में तो लड़ाई हो रही है, बुल्गारिया में खुश नहीं है, चाइना में खुश नहीं है। ये खुश केवल उस देश में है जहां ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बाकी हर जगह ये दुखी है, बाकी हर जगह ये दुखी है। 10 सेकंड में क्या होगा? 10 सेकंड में क्या होगा? ब्रुसेल से लेके, स्वीडन से लेके, चाइना से लेके, अमेरिका से लेके, हर जगह आप लोग दुखी है। सुखी केवल वही है जहां आप है नहीं। बिना नोटिस दिए क्यों तोड़ा? क्यों बुलडोजर आपने चलाया? क्यों सुप्रीम कोर्ट का नोटिस देके बनाया था घर? ठीक है, वो घर नोटिस देके बनाया था, आपने नोटिस देके बनाया था, ठीक है, नोटिस देके नहीं बनाया, तोड़ दिया। बताइए ना, आपने बिगड़ नोटिस दिए कौन से कायदे कानून के तहत मुसलमानों के घरों को तोड़ा? और ये 25-30 साल से थे। 16 अप्रैल को आप जाके, 16 अप्रैल को आपको पता चला कि मुसलमानों के घर है, ये इलीगल घर है, ये इलीगल एफआईआर कर रहे हैं। 16 अप्रैल तक आप सो रहे थे क्या? हाँ, मैं पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल से भी एक सवाल सर, फिर शुरू कर दिया ना वारिस पठान साहब आपने मुसलमान करना। आपको हिंदुओं के नाम भी बता रही हूँ तो अभी आपकी सिंपैथी से 2 शब्द नहीं निकले। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन शगुन एक बार तस्वीरें में लौट रही हूँ आपके पास। संजीव झा जी में हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं।
ठीक है, एक बार मैं चाहूंगी शगुन हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो अतिक्रमण आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर जो बुलडोजर चला है उसके बाद उस दुकान के लोग आकर वहां पर ऊपर टीन शेड को हटा रहे हैं और वहां पर जो सामान है उसको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 से ज्यादा ऐसे अवैध अतिक्रमण रहे जो एमसीडी की ओर से दावा किया जा रहा है, जिसको यहाँ से हटाया गया है और अब यहाँ से एक एक करके आप देख पा रहे हैं अंदर के जो भी सामान है या फिर वो जो टीन शेड ऊपर लगा हुआ है सीमेंटेड, उन सबको यहाँ से ले जाने की कोशिश इन लोगों की ओर से की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं सीधे संजीव झा जी आपके पास आते हुए, अतिक्रमण जो अवैध था कार्रवाई तो उसके खिलाफ हुई है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी या आपको लग रहा है कि बीजेपी ने इस तरह की कार्रवाई करके गलत कर दिया है? क्योंकि मनीष सिसोदिया का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना, उसमें भी आप लोग कह रहे थे कि लफंगों को अवार्ड देने का काम करती है। ये अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी हिस्से में राजधानी दिल्ली के अवैध अतिक्रमण है, कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संजीव झा जी। चित्रा जी, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा और मैं संबित पात्रा जी को भी सुन रहा था। संबित पात्रा जी ने भी कहा कि ये अतिक्रमण है और ये अतिक्रमण रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो लोग हैं उन्होंने किया। अब देखिए, एमसीडी में बीजेपी की सरकार और 15 साल से बीजेपी की सरकार है, तो इसका मतलब ये अतिक्रमण हुआ, ये एमसीडी के संरक्षण में हुआ। और मैं तो दावे से कहता हूं कि इस रोहिंग्या और बांग्लादेशी के कमीशन लेकर के इन लोगों ने अतिक्रमण करवाया है। तो मैं 15 साल से अतिक्रमण क्यों नहीं हटा, पहली बात। दूसरी बात कि आज देखिए बीजेपी लुच्चे लफंगे को अवार्ड करती है। सीएम के यहां जाकर के कुछ लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं और उसको बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अवार्ड करते हैं और अपने ट्वीट में टैग करते हैं देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी में लुच्चे लफंगे बलात्कारी का संरक्षण बीजेपी में मिलती है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज ये बताइए, रोहिंग्या इन्होंने देश में बसाया है ताकि समय पर दंगे करवाए हैं। आज संपदा जी बता दीजिए देश में कहां कहां और रोहिंग्या है ताकि देश के लोग सावधान हो जाएं कि वहां दंगा ना हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये बीजेपी दंगा प्रायोजित करती है और नफरत फैलाती है। तो अगर बुलडोजर चलाना है तो पहले गृह मंत्री के ऑफिस से बुलडोजर चलाइए, बीजेपी के ऑफिस से बुलडोजर चलाइए। मैं दावे से कह सकता हूं आपको, इस देश में फिर दंगा नहीं होगा। एक बात बताइए, आज सवाल इसलिए उठ रहा है कि दो समुदायों में दोनों के बीच में नफरत फैलाया गया, दोनों के बीच में दंगे हुए। आज देखिए शिकार कौन हुआ उसका? आज शिकार हुए झा जी, आज शिकार हुए गुप्ता जी, आज शिकार हुए सलीम भाई। ना तो गुप्ता जी रोहिंग्या है, ना तो झा जी रोहिंग्या है, ना तो सलीम वहां है वो रोहिंग्या है। तो इसका मतलब इस देश को मैं आज से नजर करना भी चाहता हूं कि सावधान हो जाइए इनसे। ये नफरती आग में धकेल कर आपको इसी तरह से सबको ये लूटेंगे, सबको ये सताएंगे, ये किसी के नहीं है। कहता है ना कि लगेगी आग तो जलेंगे कई घर, या मेरा ही मकान केवल थोड़े ही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज कि बीजेपी, पूरा देश जानता है कि दंगों की राजनीति से फायदा किसको होता है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि यह वक्त हील करने का है। आज सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब वक्त हील करने का था उस वक्त आपने इस तरह का विष्णु जैन जी और विक्रम सिंह जी आपके पास फौरन आ रही हूं, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ पहले संबित पात्रा जी से, चूंकि सवाल उन्हीं को लेकर खड़े हुए हैं। संबित पात्रा जी, संजीव झा राहत इंदौरी साहब का शेर सुना रहे हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में अकेले मेरा मकान थोड़ी ना है। वो कह रहे हैं रोहिंग्या को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, आप लिस्ट जारी क्यों नहीं करते? और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं उस पर जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। लिस्ट जारी नहीं करते? रोहिंग्या के खिलाफ जब माननीय गृह मंत्री जी भाषण कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, आप याद करिए इनके पार्टी के नेता किस प्रकार व्यवहार कर रहे थे। लग रहा था इन्हीं के घर के लोग हैं रोहिंग्या। बांग्लादेशियों के खिलाफ जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, एनआरसी और सीए के विषय में चर्चा हो रहा था, इन्हीं लोगों ने कहा मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अकेली हमारी पार्टी है चित्रा जी, आप भी जानती है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, आर्टिकल 370, इन सब विषयों को लेकर हम किस प्रकार प्रोएक्टिव रहे हैं, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे और ट्रिपल तलाक का विषय हो। इन सारे विषयों पर, ट्रिपल तलाक पे जब बुलडोजर चल रहा था हाय हाय कर रहे थे ये लोग ट्रिपल तलाक के पक्ष में खड़े थे और लुच्चे लफंगे जैसे शब्दों का प्रयोग हमारे नेताओं के लिए कर रहे हैं। मैं आज बता दूं, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लुच्चा और लफंगा नेता कौन सा है वो आप जानती हैं चित्रा जी, वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा नेता कौन सा है वो आप जानते हैं। कल से ये इनका एक फेवरेट शब्द हुआ, लुच्चा और लफंगा।
आप और हम और देश भी जानता है लुच्चा लफंगा नेता कौन सा है। तीसरी बात, ताहिर हुसैन जब पकड़ा गया था दंगा करते हुए, ताहिर हुसैन जब पकड़ा गया था यही लोग बाहर निकले थे। इनके संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे ताहिर हुसैन तो पाक साफ है, ये तो हिंदुओं का करतूत है, ताहिर हुसैन तो बेचारा है, ये तो हिंदुओं के कारण ताहिर हुसैन के ऊपर आक्षेप लगा रहा है। देखिए ये जो देश के गद्दार है ना, इन जैसे गद्दारों के कारण हिंदुओं की ये स्थिति हुई है कि 1000 वर्षों तक गुलाम रहे। ये कभी भी ताहिर हुसैन और अंसार के खिलाफ वो जो कौन सा सोनू चिकना है, क्या नाम है उसका, यूसुफ, सोनू चिकना विकना भूल जाइए, नाम यूसुफ है उसका, ये यूसुफ के साथ खड़े हो जाएंगे मगर हमेशा हिंदुओं की निंदा करेंगे ये लोग। और इन्हीं गद्दारों के कारण ये कोई सत्ता में आ गया, कोई सत्ता से चला गया, ये बड़ी बात नहीं है। 1000 वर्ष का इतिहास जब हिंदुस्तान का लिखा जाता है, ऐसे ही जयचंदों के कारण और गद्दारों के कारण हिंदुओं का पतन होता है, हिंदुओं का हनन होता है। एक बात बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर जाकर उनके घर का तोड़ना कोई शरीफ आदमी नहीं करेगा, गुंडा बदमाश लुच्चे लफंगे ही करेंगे। और अगर आप उसको सम्मान करते हैं तो ये साबित होता है ना कि आप उनको संरक्षण दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आज हम उन झाजी के साथ भी करे हैं जिनका पान का दुकान तोड़ा गया, हम गुप्ता जी के साथ करे हैं जिनके जूस का दुकान भी तोड़ा गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं इस देश को आज कि ये लोग नफरत फैला करके देश को बांटना चाहते हैं। ये वक्त है कि हम सब एक होकर के इनकी नफरत की दुकान आगे न बढ़े और कोई नफरती बीच में पनपे ना। इस जिम्मेदारी सब एक हो, नहीं तो किसी को नहीं बख्शने वाले। ये देश को इस नफरतों के नाम पर बांट देंगे। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो या नहीं हो, अगर वो अवैध हो तो। इस सवाल का जवाब संजीव झा जी आपने ले दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसको लेते हुए मैं फौरन विष्णु जैन जी आपके पास और विक्रम सिंह जी आपके पास आऊंगी। हाँ, तो अवैध अतिक्रमण पर भी बोलिए ना। मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास। बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से सरकार पर निशाना साधा गया है। बुलडोजर वाले एक्शन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बीजेपी की गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक है बुलडोजर, बीजेपी के निशाने पर है मुसलमान, बोल रहे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी की उन्माद का शिकार हिंदू भी हैं, संविधान पर बुलडोजर चला रही है बीजेपी। आपको बता दें, लगातार चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर दूसरे विपक्षी दल हों, लगातार बीजेपी को बुलडोजर वाले मामले पर निशाना साधते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। तड़पता है ना, तो हमको ये बतलाया गया कि खुदा की कुदरत जोश में आ जाती है। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को, मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इमीडिएटली स्टे दिया। और हद तो ये है कि जब सारी दुनिया को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टेटस को दिया है, उसके बावजूद भी नहीं रुकते तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन करना पड़ता है। तो और ये कौन सी बात आप पार्टी कर रही है? उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इनको क्या गरीबी नजर नहीं आ रही? भारत के नागरिक हैं पूरे के पूरे, वो उनका जुल्म एक ही है कि गरीब हैं। और मैंने जो पहले कहा था वो ये है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। यह फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। लेकिन ये जो किया जा रहा है, लेकिन एमसीडी या फिर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी उन लोगों को हटा रही है, एमसीडी उनको हटा रही है जिनका इंक्रोचमेंट। आपके नेता, बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख करके ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए। क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने आके ये लोग इन्वॉल्व हैं, घर तोड़ दो? फिर वो जो तलवार लेकर नाच रहे थे, वो जो मस्जिद में जाकर झंडा लगा दिए, आपको अगर घर तोड़, जो गैर कानूनी आप तोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या होगा? फिर आप 7 साल से सो रहे थे क्या? ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेगा और ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए।
लेकिन आपका आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर है। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी एई जेई भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां एमएलए पूरे भाग गए? क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? दिल्ली का फसाद हुआ 2020 का तो गांधी वहां पर चला गया, गांधी समाधि के पास। अब आप मौन व्रत पे बैठे हैं क्या? दिख नहीं रहा आपको कि लोगों की बर्बादी? ये समझने की जरूरत है कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है। जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मजारे करते हैं, चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर? कैसे कोई सरकार जज जूरी एग्जीक्यूशनर बन सकती है बताइए? ये तो आप कोर्ट की क्या जरूरत है फिर आपको, जब आप खुद किसी को तय करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा दरअसल मुस्लिमों को टारगेट कर रही है और निशाना साधते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है बीजेपी की ये सरकार। वहीं आम आदमी पार्टी पर और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी वैसे निशाना साधते हुए। संबित पात्रा जी, पहले आप जवाब दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अंसार चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, लेकिन बीजेपी के लिए वो अंसार ही रहता है और चुन चुन कर एक खास समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं चित्रा जी, मैंने ओवैसी जी को सुना। ओवैसी जी का कहना है कि अर्जुन और अजय पे कार्यवाही नहीं होती है और अंसार और अहमद पर कार्यवाही होती है। अब अंसार और अहमद 72 हूर उनको मिलेगी, इसलिए वो बम फोड़ेंगे और पत्थर फेंकेंगे, तो कार्यवाही अर्जुन और अजय पे कैसे होगी? आप मुझे एक अर्जुन या एक अजय दिखाइए जिसने जाके बम फोड़ दिया हो। एक अर्जुन या एक अजय दिखाइए जो 72 हूर के चक्कर में अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ रहा हो। एक अर्जुन या एक अजय दिखाइए जिसने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की हो या आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी की हो। मगर मैं ऐसे सैकड़ों अर्जुन या ऐसे सैकड़ों अहमद दिखा दूंगा जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह पुलिस के ऊपर और हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी की है। मैं ऐसे हजारों आपको अहमद या लुकमान दिखा दूंगा जिन लोगों ने अल्लाहू अकबर बोल के बम फोड़ दिए हैं। तो अगर अहमद और लुकमान जो है ये गलती करेंगे तो अर्जुन और अजय को किस प्रकार से सूली पे चढ़ा दूं मैं, बताइए? अब ओसामा बिन लादेन का नाम बदल करके राम नारायण तो नहीं रख दूं ना? वारिस पठान जी, जवाब दीजिए उनकी बातों का। और शुरू में ही कार्यक्रम के मैंने 2 नाम आपको बताए थे। गुप्ता जी की दुकान 2 मंजिला है, अच्छी खासी दुकान बुलडोज कर दी गई है। वो लोग नजर नहीं आते आप लोगों को, केवल अंसार ही नजर आएगा। और अंसार का कितना आपराधिक मामला है ये किसी से छिपा है क्या? जो सबसे मेन आरोपी है जिसके तहत एनएसए के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप उसको बचाने के लिए सामने आ गए हैं। वारिस पठान जी, एनएसए लगा है, सिर्फ 5 लोगों के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, वो 5 मुसलमान है, अंसार वगैरह सब। बाकी जो हजारों लोग यात्रा में निकल गए थे हाथ में बंदूक पिस्तौल तलवार लेकर, प्रोवोकेटिव स्लोगन यूज कर रहे थे, मस्जिद के बाहर जाकर झंडा लहराने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर धमाल धांधली कर रहे थे, वो कौन थे? उन पे एनएसए कब लगेगा? उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? क्या वो अर्जुन और रमेश नहीं थे? तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अंसार है तो उसको टारगेट करके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन अगर अर्जुन और रमेश है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अंसार के खिलाफ कहा अभी तक बुलडोजर चला है, अंसार के घर पर बुलडोजर नहीं चला है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। ठीक है सर, अभी अंसार के घर, गुल्ली के घर बुलडोजर नहीं चला है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए विक्रम सिंह जी में फौरन, क्योंकि अब देखिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। विक्रम सिंह जी, विष्णु जैन जी की बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई है। विक्रम सिंह जी, तो इनके अर्जुन और रमेश के घर पे कब चलेगा? विक्रम सिंह जी, आपको क्या लगता है कि राजधानी दिल्ली में ये जो कार्रवाई हुई है, चाहे वो एमसीडी की कहें या फिर दिल्ली पुलिस की कहें, क्या ये एक मिसाल कायम कर पाने में कामयाब होगी? देखिए यहाँ पर दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं 25 जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर चला है, लेकिन इसके जरिए मैसेज बहुत बड़ा गया है। आपको ये कार्रवाई किस तरह की नजर आ रही है विक्रम सिंह जी? चित्रा जी, निसंदेह इस कार्रवाई को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसा कि एक विद्वान पैनलिस्ट ने कहा, उन सरकारी कर्मचारियों ने जिन्होंने बेशकीमती सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण होने दिया, उनके ऊपर भी कार्रवाई, और जिन्होंने अतिक्रमण किया उनके ऊपर भी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस कार्रवाई से किसी को गुरेज नहीं होने चाहिए थी। एक भी राजनीतिक नेता ने यह नहीं कहा, जिसकी मुझे पीड़ा है
कि देश की करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन पर नाजायज कब्जे हुए, उसकी भर्ता करते, एक शब्द कह देते, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। ये दरअसल अतिक्रमण विरोधी अभियान, जिसका हम सब स्वागत करते हैं भारतीय होने के नाते, वो एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। दूसरी चीज, पुलिस तो केवल वहां पर उनके सहयोग करने गई थी। संबित पात्रा जी ने पूछा था अतिक्रमण किन परिस्थितियों में हटाया जाता है, तो देख ले एमसीडी एक्ट सेक्शन 317, 318, 343, इसके अलावा जिनके सारे पीरियड ऑफ अपील, चैनल ऑफ अपील एग्जॉस्ट हो चुके चित्रा जी, उनके डिमोलिशन में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि वो सारे अपने विकल्प उसको एग्जॉस्ट कर चुके हैं। रेलवे की जमीन, डिफेंस की जमीन, पुलिस की जमीन, बेशकीमती सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण है, या मैं कहूं वारिस पठान साहब जियारत करने गए हैं और मैंने मौका देख करके उनके जमीन के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, तो पुलिस पूछेगी, पुलिस आएगी, पठान साहब की एक दरखास्त के ऊपर मेरे मकान को ध्वस्त कर देगी। और यही होना भी चाहिए। जिसने भी कानून की परिधि के बाहर जाकर के देखा, मैं फिर सलाम करना चाहूंगा चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोगों ने निष्ठापूर्वक पालन किया है, करते रहेंगे। एक भी त्रुटि पुलिस से या एमसीडी से होगी तो कल सुप्रीम कोर्ट बख्शने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती की है, एक तरफा कार्रवाई की है, पूर्वाग्रह से किया है, जो कि नहीं किया है अब तक, तो उसके बारे में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कल कर देगी। जरा प्रतीक्षा तो कर ले 24 घंटे चित्रा जी। जी बिल्कुल, कल 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरे मामले में क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण रहेगा जानना। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए। विष्णु जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए मामले में कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आई ना कि नोटिस पहले नहीं भेजा गया और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, तभी तो यथास्थिति बरकरार रखने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। देखिए चित्रा, अब आगे बढ़ता हुआ पूरा मामला किस तरह से देख रहे हैं आप विष्णु जैन जी? चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश हैं एमसी मेहता के केस में, और मैं आपको रिट पिटीशन नंबर भी बता देता हूँ। रिट पिटीशन नंबर 4677 ऑफ 1985, आज का जजमेंट नहीं है, 4677 ऑफ 1985 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में जितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उसको हटाया जाए, और ये उसके तहत बहुत सारी कार्रवाई हो रही है। अभी जो मेरे सीनियर हैं पूर्व डीजीपी साहब, उन्होंने भी आपको सारे जो एमसीडी के प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे बताए, और उसके तहत कार्रवाई हो रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे किया है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, डिमोलिशन के केस में सारे लोग जानते हैं, अगर कोई डिमोलिशन का केस हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली उसे स्टे करती है और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर पास करेगी। और मैं अश्योर्ड हूं, आई एम रेस्ट अश्योर्ड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और जो एमसीडी है वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के सामने मजबूती से रखेगी। जो भी जिस आधार पर उन्होंने कार्रवाई शुरू की है, जो भी ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट के और न्यायालय के पहले के, वो सारी बातें वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूं चित्रा जी, यहाँ पे परमिशन की बात हो रही थी, आपके चैनल पे बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी से बात कहना चाहता हूं। भारत के संविधान का आर्टिकल 19 मुझे ये इजाजत देता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। मैं कहीं भी अपना प्रोसेशन निकाल सकता हूं, आई कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। कहीं वहां पे धारा 144 तो लगी नहीं हुई थी, तो अगर वहां पे लोग प्रोसेशन ले जा रहे हैं तो आपने उनके ऊपर पथराव, पेट्रोल बम, पत्थरबाजी क्यों की? सवाल ये है। और आज यहाँ पे अभी मैं सुन रहा था ओवैसी साहब को भी और वारिस पठान साहब को भी, इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो गया। जब राम मंदिर का जजमेंट आया था और ओवैसी साहब ने कहा था कि हमें खैरात नहीं चाहिए, तब कंटेम्प्ट नहीं हुआ था। जब शाहीन बाग में लोग बैठ गए थे रोड पे सड़कें ब्लॉक करके, तब कानून, लॉ और आईपीसी के प्रोविजंस याद नहीं आए थे। जब ओवैसी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट का, जब एक शायर उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, जो मैं आपके चैनल पर बोलना नहीं चाहता हूं, तब ओवैसी का कोई बयान नहीं आया था। तो सवाल ये है कि एक तरफ आप सारी चीजें एक धर्म विशेष के चश्मे से देखना चाहते हैं, दिक्कत सारी ये है आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं है, यू आर ओनली फॉर रूल ऑफ मुस्लिम्स। अगर आज आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा, पर दिक्कत चित्रा जी यहाँ पे ये रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करना चाहते हैं। अभी ओवैसी साहब ने कहा कि अगर अहमद होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। दिक्कत यह जब करौली में 47 हिंदू जिनको बेरहमी से उनको घायल किया गया और वहां तो परमिशन भी। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, 3 बड़ी बातें, चूंकि राजनीति इस पूरे मामले में जारी है, वो जारी रहेगी भी, लेकिन 3 बड़ी बातें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को समझ में आए यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है। जहांगीरपुरी में इस वक्त मेरी मौजूद
मौजूदगी है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, मस्जिद के बाहर जो चबूतरे वाला हिस्सा है जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, उस हिस्से को हटाया गया है और बुलडोजर जब मंदिर वाले हिस्से के पास जा रहा था तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसको रोक दिया गया, लेकिन वो हिस्सा भी इस दायरे में था कि उस हिस्से को भी हटा दिया जाता। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, यहाँ पर तनाव बना हुआ है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर जहांगीरपुरी में अगर अवैध अतिक्रमण पर इस तरह की कार्रवाई हुई है तो क्या राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भी अब इसी तरह की कार्रवाई आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, या फिर दिल्ली दंगा मामले में ये एक तरह की कार्रवाई के जरिए बड़ा मैसेज देने की सरकार की ओर से की जा रही थी कोशिश